वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप क्लास 11th में हो, आप सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो और ये चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आज मैं तुम्हें कराने वाली हूँ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस करें हम स्टार्ट करेंगे अपने सभी के सभी क्वेश्चंस के साथ में। एंड ये जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था रिसेंट वीडियो के अंदर कि ये हमारी नोटबुक सीरीज के क्वेश्चन है, तो इनको नोटबुक में आपको जरूर लिख लेना है। डेफिनेटली अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट एग्जाम से अगर कुछ दिनों पहले देख रहे हो तो इन्हें नोटबुक में जरूर एक बार लिख लो और प्रैक्टिस कर लो। और अगर फाइनल एग्जाम या हाफ ईयरली से एक दिन पहले देख रहे हो तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को रीड करके समझ लो, यहीं से आने वाला है तुम्हारा पेपर। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। व्हाट वाज अम्यूजिंग अबाउट खुशवंत सिंह बिलीफ अबाउट हिज ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर। अम्यूजिंग मतलब क्या होता है, मतलब मजाकिया। ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें काफी, अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मजाकिया लगती है, जो खुशवंत सिंह जी अपने दादा दादी के लिए सोचते थे। ठीक है, वाई वॉज द बॉय अनेबल टू बिलीव द थिंग्स ही हैड हर्ड अबाउट देम। और उनको वो क्या चीजें थी जिसके ऊपर बिलीव नहीं होता था। तो अगर तुमने चैप्टर पता हो तो तुम्हें पता है कि खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं होता था बचपन में कि उनके दादा दादी जवान रहे होंगे या छोटे बच्चे होंगे। जब उनकी दादी उन्हें बताती थी कि मैं छोटी थी, मैं ये सब गेम्स खेलती थी, तो भी उन्हें बड़ा लगता था कि ये कहानियां सुना रही है। याद है तुम्हारे को चैप्टर में पढ़ा था। एंड इवन जब खुशवंत सिंह जी को लोग बताते थे कि उनकी दादी माँ जवानी में बहुत ब्यूटीफुल थी, तो उन्हें इस बात पे भी भरोसा नहीं होता था। उनको ऐसा लगता था कि दादी तो बूढ़ी है, दादी थोड़ी जवान हो सकती हैं। और वो जब अपने ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट, जो एक फोटो लगी हुई थी उनके ग्रैंडफादर की उनके ड्राइंग रूम में कहाँ लगी हुई थी, अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वो उस फोटो को देख के भी कहते हैं कि मेरे दादाजी तो बूढ़े ही लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी जवान होंगे, ऐसा लगता है कि इनके तो पोते दोते ऐसे वाले ही होंगे, ये तो मतलब बूढ़े ही थे। तो ये उनकी मेंटेलिटी थी जब वो छोटे बच्चे थे कि मेरी दादी तो बूढ़ी थी, बूढ़ी पैदा हुई होंगी, इस टाइप से। तो ये काफ़ी मजाकिया बात है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको तुम लिखोगे कैसे, देख लो। तो खुशवंत सिंह फाउंड इट अम्यूजिंग टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु ऑलवेज सीम्ड ओल्ड कुड हैव एवर बीन यंग और प्लेफुल। तो उन्हें ये बात बहुत मजाकिया लगती थी, भरोसा ही नहीं करते थे वो इस बात पे कि उनके दादा दादी कभी भी जो है वो यंग होंगे या फिर प्लेफुल, मतलब क्या, खेलते कूदते होंगे छोटे बच्चों की तरह। ठीक है, ही थॉट इट वॉज इनडिसेंट फॉर ओल्ड पीपल टू प्ले लाइक चिल्ड्रन। इवन जब उनकी दादी उन्हें बताती थी कि वो अपने घर के बाहर गेम्स खेलती थी, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, तो उनको लगता था अरे मेरी दादी ऐसे गेम खेलेंगी। उन्हें यकीन ही नहीं होता था इन बातों के ऊपर। एंड ही कुडंट विजुअलाइज देम ग्रोइंग फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज। तो अपने इमेजिनेशन में कि मेरी दादी एक छोटी बच्ची थी, फिर बड़ी हुई, शादी हुई, बूढ़ी हुई, ये चीज़ वो इमेजिन ही नहीं कर पाते थे। उनको तो अपनी दादी बूढ़ी ही दिखाई देती थी। तो इस चीज़ को अगर आपको लिखना हो तो ये रहा, आप ऐसे ईजी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे। ग्रैंड मदर पूरा दिन कैसे बिताती थी? तो ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे गेटिंग हर ग्रैंडसन रेडी फॉर स्कूल। सबसे पहले वो उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी। मेकिंग चपातीज फॉर हिम, उनके लिए रोटियां बनाती थी। एंड ड्रॉपिंग हिम ऑफ एट स्कूल, फिर उन्हें स्कूल छोड़ के जाती थी। बिसाइड दीज टास्क शी ऑलवेज रिमेन बिजी रिसाइटिंग प्रेयर। सिर्फ और सिर्फ वो अपने पोते की केयर ही नहीं करती थी खुशवंत सिंह जी की, साथ ही के साथ में वो पूरा दिन क्या करती थी, भगवान का नाम जो है वो लिया करती थी। उनके हाथ में एक माला होती थी और उससे वो चैंटिंग करती रहती थी। एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। तो ये सिंपल अगर आप आंसर लिखोगे गाइस, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट वाले करें। अभी ऐसे ही में अगर कोई लॉन्ग आंसर भी आएगा इस चैप्टर में से, तो वो इन 3 क्वेश्चन को बना के लॉन्ग आंसर आ जाएगा, तो तुम इन तीनों का मर्ज करके आंसर लिख देना, ऐसे आपके लॉन्ग आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई वॉज इट हार्ड टू बिलीव दैट ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी। वही क्वेश्चन जो ऊपर करा था उसको अलग लैंग्वेज में आ गया। क्यों उन्हें बहुत मुश्किल लगता था भरोसा करना कि मेरी दादी कभी यंग होंगी, जवान होंगी, सुंदर होंगी, उन्हें यकीन नहीं होता था। वाई इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी बिकॉज। तो ये देखो ना, ऊपर देखो आंसर को फुल जो है ना करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन की पहली लाइन तो क्वेश्चन में ही आ जाती है, व्हाई इट वाज हार्ड टू बिलीव। तो यहाँ तक प्रिटी तक तो सेम ही लिख दो। इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज यंग एंड प्रिटी बिकॉज लगाओ, फिर उसका लॉजिकल आंसर दो। क्यों नहीं होता था उनको यकीन? बिकॉज द ऑथर एज अ यंग बॉय हैड ऑलवेज सीन हर एज एन ओल्ड लेडी। क्योंकि ऑथर तो नहीं, तो जब से होश संभाला है अपना खुशवंत सिंह जी ने, जब से अपनी दादी को देखा है वो बूढ़ी ही थी। शी वॉज शॉर्ट स्टैचर्ड मतलब छोटी हाइट की थी, ये याद कर लेना वर्ड स्टैचर्ड। एंड रिंकल्ड ऑल ओवर, और उनके फेस पे झुर्रियाँ थी। एंड विद अ क्वाइट पर्सनैलिटी दैट कमांडेड रिस्पेक्ट, और बहुत शांत पर्सनैलिटी थी उनकी, जैसी ऐसी पर्सनैलिटी थी दैट कमांडेड रिस्पेक्ट, मतलब क्या हो, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए। इमेजिनिंग हर एज यंग एंड प्रिटी गर्ल वॉज रिवोल्टिंग थॉट फॉर द ऑथर। तो उनको इमेजिन करना यंग प्रिटी गर्ल, रिवोल्टिंग मतलब, रिवोल्ट मतलब होता है ना जैसे कि आप यकीन ही ना कर पाओ इस बात के ऊपर, उन्हें ऐसा लगता था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसे नोट डाउन करना है तो हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, तो यू कैन क्लिक द स्क्रीनशॉट और इसको साथ साथ कॉपी डाउन करते रहो, वरना जो है आप इस वीडियो की स्पीड धीरे कर लो
और जैसे जैसे मैं नरेट कर रही हूँ वैसे वैसे इन क्वेश्चंस को जो है नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, और इससे तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हारे माइंड में आंसर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हाउ डिड खुशवंत सिंह पोर्ट्रे हिज ग्रैंडफादर इन द लेसन? ग्रैंडफादर को उन्होंने कैसे पोर्ट्रे करा है खुशवंत सिंह जी ने? तो खुशवंत सिंह पोर्ट्रेड हिज ग्रैंडफादर एज एन ओल्ड मैन की तरह पोर्ट्रे करा है, डिपिक्टेड इन अ फेडेड फोटोग्राफ, और कहाँ पे है वो जिंदा नहीं है, उनकी फोटोग्राफ लगी हुई है उनके ड्राइंग रूम में, विद अ लॉन्ग बियर्ड, और वो कैसे दिख रहे हैं, उनकी बड़ी सी दाढ़ी है, वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स, आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि उन्होंने वाइट कुर्ता पहन रखा है एंड उनकी टर्बन पहनी हुई है, उन्होंने जो है पगड़ी बांध रखी है उनके दादाजी ने, और बहुत लंबी जो वाइट कलर की दाढ़ी है उनकी। ही लुक लाइक अ पर्सन हु हैड नेवर बीन यंग, ऐसा लग रहा है कि कभी वो जवान रहे ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ उन्होंने अपने दादाजी का एक्सप्लेन करा है। आप ये वाली लाइन जो है नहीं लिखिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बस यहाँ तक आप लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड खुशवंत सिंह कंपेयर्ड हिज ग्रैंडमदर टू? व्हाट ट्रेट ऑफ हर करेक्टर इज रिवील्ड थ्रू द कंपेरिजन? किससे कंपेयर करा था उन्होंने अपनी दादी को? तो खुशवंत सिंह कंपेयर्ड हिज ग्रैंडमदर टू अ विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन। तो वो कहते हैं मेरी दादी ऐसी लगती है विंटर लैंडस्केप हो माउंटेन में, जैसे माउंटेन में ठंड हो, बर्फ टाइप पड़ी हुई हो, विद हर वाइट क्लोथ्स एंड सिल्वर हेयर स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस। और विंटर लैंडस्केप से क्यों? क्योंकि अगर आप सर्दियों में पहाड़ों पर जाओगे तो बर्फ जमी होगी, और बूढ़े जब हो जाते हैं तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, तो हमेशा विंटर को ओल्ड एज से कंसिडर करा जाता है कि विंटर मतलब बुढ़ापा, अगर आप पोएटिक लैंग्वेज में या लिटरेचर की लैंग्वेज में देखो तो इसलिए वो और सुंदर भी लगते हैं बर्फ़ पड़ी हो पहाड़ पे। तो कहते हैं मेरी दादी में इतनी सुंदर, इतनी पीस, इतनी और मतलब काम लगती थी, और कैसा उनका फेस था, वाइट कलर के बाल लहरा रहे होते थे उनके, और फेस पे झुर्रियाँ थी, और फिर भी वो इतनी प्रिटी लगती थी इवन दो उनके फेस पे झुर्रियाँ थी। ये वो कहते हैं। द कंपैरिजन रिवील्स हर काम मतलब पीसफुल, रिलीजियस नेचर एंड द पीस एंड कंटेनमेंट शी एक्सीडेड। तो ये एक्सप्लेन करना कि मेरी दादी माँ को देख के ऐसा लगता था जैसे सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हो, वो क्या है कि उन्हें देख के मन को इतनी शांति मिलती थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हो सकता है तुम्हें इनमें से कुछ क्वेश्चन लग रहे हो दीदी ये तो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो भाई थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यू आर इन क्लास 11th नाउ, ये नहीं कि बिल्कुल छोटा बच्चा क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलो। व्हाट डू वी लर्न अबाउट द विलेज स्कूल इन खुशवंत सिंह चाइल्डहुड डेज? विलेज स्कूल के बारे में हमें क्या पता चलता है? तो इन खुशवंत सिंह चाइल्डहुड विलेज स्कूल्स वर अटैच टू टेम्पल्स, विलेज के स्कूल टेम्पल से अटैच थे, विद प्रीस्ट एज टीचर, जहाँ पे टीचर कौन होते थे? पंडित जी। दे टॉट द अल्फाबेट्स एंड प्रेयर्स, वो बच्चों को पढ़ाते भी थे और उनको पूजा करने भी सिखाते थे। एम्फसाइजिंग बोथ एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस ट्रेडिशंस। इससे क्या हुआ कि बच्चे को एजुकेशन तो मिल ही रही है, साथ में उसको अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस, अपने धर्म को जानने के लिए भी उसको जो है टीच करा जा रहा है। ठीक है। ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स इन द विलेज। सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। कि ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर विलेज में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इन द विलेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर इनसेपरेबल। विलेज में वो हमेशा इकट्ठे रहते थे। शी वोक हिम अप, बेडेड हिम, गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल एंड वॉकड हिम देयर। तो उन्हें तैयार करती थी, नहलाती थी, खाना बनाती थी उनके लिए, और उनके साथ स्कूल तक भी जाती थी। शी ऑल्सो हेल्प्ड हिम विद हिज लेसन्स एंड फेड द विलेज डॉग्स टुगेदर फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये वो सारे पॉइंट्स हमने इस आंसर में मेंशन कर दिए हैं जो उनकी फ्रेंडशिप शो करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंडमदर। कहाँ का हाफ आवर है? अब ये सिटी वाली लाइफ से क्वेश्चन हो रहा है, जब वो शहर में शिफ्ट हो गए थे। तो जब वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे, द हैप्पीएस्ट हाफ ऑफ hour of the day for the grandmother was when she fed the sparrows in the city. The birds would perch on her and chirp around, filling her with joy and making her feel connected to nature. तो बर्ड्स क्या करती थी? उनके सर पे बैठ जाती थी, चीची चीची करती थी इधर उधर, और वो उनको बहुत ही खुशी से भर देती थी और नेचर से कनेक्ट करती थी। स्पैरोज एक ऐसा जरिया थी जिससे वो खुश रह पाती थी, वरना क्या था, जब वो सिटी होम में शिफ्ट हुए तो उनका पोता जिसको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा करा, अब उनके उसके लिए अपनी दादी के पास टाइम ही नहीं बचा था, तो वो अकेली रहती थी। तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो चिड़ियाओं के साथ रहती थी, चिड़िया उन्हें इतना प्यार करती थी, तो वो कुछ समय की खुशी उन्हें मिल जाती थी। ठीक है। When was the common link of friendship between grandmother and grandson snapped? Snapped मतलब टूट गया था। कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप उनके बीच में क्या था और क्या कब वो टूटा था? What was the effect on grandmother? और उसका ग्रैंडमदर पे क्या इफेक्ट हुआ था? तो जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था ग्रैंडमदर और उनके जो है पोते के बीच में, वो क्या था? उन दोनों का रूम। अभी तक जब तक खुशवंत सिंह शहर वाले घर में भी रह रहे थे, तो वो जब स्कूल लाइफ पे जब वो थे तो उनका कमरा उनकी दादी के साथ ही था, बट अब जब वो यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होते हैं तो उनको अब नया कमरा मिलने वाला था। तो एक जरिया था उन दोनों का साथ में रहने का कि एक कमरे में रहते थे तो एक दूसरे को देखते थे, साथ में ही टाइम स्पेंड करते होंगे फिर भी, बट अब क्या था,
पोते को नया रूम दे दिया जा रहा था खुशवंत सिंह जी को, क्योंकि अब वो बड़े हो गए तो उन्हें पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी में है, और इस वजह से कहा गया है कि कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप भी अब टूटने वाला था। तो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंडसन वॉज स्नैप्ड व्हेन ही बिगेन अटेंडिंग यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। तो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप क्या था? रूम था, ठीक है। दिस सेपरेशन हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ग्रैंड मदर के ऊपर यानी कि दादी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। शी बिकेम मोर आइसोलेटेड। अब कमरा अलग होने के बाद ग्रैंड मदर और अकेली हो गई, और अब वो क्या करती थी? एंड टर्न टू व्हील स्पिनिंग। अब वो हर समय चरखा चलाती रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन भगवान का नाम लेती रहती थी, पूजा करती रहती थी। शी एक्सेप्टेड हर सॉल्टिट्यूड विद अ सेंस ऑफ क्वाइट रेजिग्नेशन। ये लाइन लर्न कर लो। शी एक्सेप्टेड हर सॉल्टिट्यूड मतलब जो उन्हें अकेलापन जो है अब उनको रहना था जिसमें, तो वो उसको एक्सेप्ट करती हैं विद अ सेंस ऑफ क्वाइट रेजिग्नेशन। क्वाइट रेजिग्नेशन, रिज़ाइन मतलब क्या होता है? अपनी नौकरी खुद छोड़ दो। तो यहाँ पे दादी माँ ने जो है एक ऐसा नहीं करा, नहीं अलग कमरा देने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो भी समझती थी कि हाँ भैया बच्चा बड़ा हो गया, उसको नेक्स्ट रूम की ज़रूरत है अपने लिए। तो उन्होंने चुपचाप, जब वो रूम अलग हुआ तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, और चुपचाप एक्सेप्ट जो उन्होंने करा उसको कहा गया है क्वाइट रेजिग्नेशन। जैसे हम खुद रिज़ाइन करते थे अपनी जॉब से कोई इंसान, तो वैसे ही ये था कि दादी माँ को पता ही था कि इट्स ऑब्वियस, ठीक है। चलो, ये कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। वाई वॉज ग्रैंड मदर सो डिस्टर्ब व्हेन द नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तो ये क्वेश्चन ना स्टार्टिंग का है चैप्टर का, जब वो अभी शहर के स्कूल में पढ़ने जाना उनका स्टार्ट ही हुआ था। तो ग्रैंड मदर बीइंग अ रिलीजियस लेडी हु लव्ड रीडिंग स्क्रिप्चर, जिन्हें स्क्रिप्चर पढ़ना इतना पसंद था, एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, क्योंकि वो इतनी धार्मिक थी तो वो हमेशा उनके हाथ में माला होती थी और वो भगवान का नाम चैंट करती थी। तो शी फेल्ट ऑफेंडेड एंड रिएक्टेड स्ट्रेंजली व्हेन हर ग्रैंडसन टोल्ड हर अबाउट द सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट एट स्कूल। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जब उन्हें पता चलता है, और काफ़ी अजीब लगता है जब ग्रैंडसन उनके खुशवंत सिंह जी उनको सब्जेक्ट बताते हैं जो उन्हें स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं। शी बिलीव्ड म्यूजिक वॉज द मोनोपोली ऑफ हेल्थ एंड बेगर। तो जब खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि हमें साइंस पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें बुरा लगता है कि यार कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाए जा रहे, और जब वो बताते हैं कि भाई म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें गुस्सा ही आ जाता है। उसके बाद बात ही नहीं कर दिया ज़्यादा खुशवंत सिंह जी ने, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हम म्यूजिक क्या है? मोनोपोली मतलब म्यूजिक किसका काम है? हेरल्ड्स का है और बेगर्स। हाउ डिड द ग्रैंड मदर ट्रीट द स्पैरोज एंड वाई? तो ग्रैंड मदर वॉज नॉट अनॉयड बाय द नॉइस ऑफ स्पैरोज। ग्रैंड मदर कभी भी उनकी वॉइस से अनॉय नहीं होती थी। शी अलाउड देम टू सिट ऑन हर शोल्डर्स, उनको अपने शोल्डर पे बैठने देती थी, एंड हेड, एंड डिड नॉट शू देम अवे, फाइंडिंग अ ग्रेट जॉय इन फीडिंग देम। तो दादी माँ कैसे ट्रीट करती थी? बहुत पेशेंस वाली थी दादी माँ, कभी चिड़ियाओं को डांटती नहीं थी। व्हाट वर खुशवंत फियर एज ही बिड फेयरवेल टू ग्रैंड मदर एट द रेलवे स्टेशन। तो अब जब खुशवंत सिंह जी अब्रॉड पढ़ाई करने जाते हैं, वाला क्वेश्चन, और दादी माँ उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आती है, तो खुशवंत को सबसे ज़्यादा डर किस बात का था? तो खुशवंत सिंह फियर्ड परमानेंट सेपरेशन फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। तो क्या डर था उनका? कि उनकी ग्रैंड मदर से परमानेंट सेपरेशन ना हो, बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड। उन्हें लग रहा था कहीं ये ऐसा ना हो कि ये मेरी दादी से आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जब मैं विदेश में हूँ तो मेरी दादी माँ का यहाँ मृत्यु हो जाए। ही वरीड शी माइट नॉट बी अलाइव व्हेन ही रिटर्न। तो उन्हें डर लगता है, चिंता होती है कि जब मैं वापस आऊँगा तो शायद मेरी दादी माँ जिंदा ही ना हो तब तक। एंड चेरिश्ड हर किस एज देयर लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। और इसलिए जब दादी माँ उनके फोरहेड पे किस करती हैं तो वो उनको अपना और दादी के बीच का आखिरी कॉन्टैक्ट मान के चले जाते हैं विदेश पढ़ने, ठीक है। वॉट वॉज द ग्रैंड मदर स्टेट ऑफ माइंड एज शी बिड गुड बाय टू खुशवंत सिंह एट द रेलवे स्टेशन। अब बताओ दादी माँ के दिमाग में क्या चल रहा था जब वो उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई? तो दादी माँ वॉज नॉट इमोशनल एट ऑल। तो दादी उस समय बिल्कुल इमोशनल नहीं थी, ना ही वो चिंता में थी अबाउट हर सर्वाइवल फॉर द नेक्स्ट 5 years। ना ही उन्हें ये था यार मैं चल ही ना जाऊँ, मेरा पोता विदेश हो, नहीं। शी रिमेन्ड काम एंड लॉस्ट इन हर प्रेयर्स वाइल सीइंग हिम ऑफ। तो वो जब उन्हें छोड़ने भी जाती तो बहुत पीसफुल, बहुत काम शांत थी और प्रे कर रही थी तब भी, ठीक है। तो उन्हें भरोसा था कि नहीं मैं अपने जो है पोता जब मेरा वापस आएगा उसको देखूंगी, उन्हें भरोसा था। What change came about her on the evening of खुशवंत रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो अब उनके घर आने के बाद का क्वेश्चन है ये, जब वो 5 साल बाद विदेश से पढ़ के घर आ जाते हैं तो क्या होता है? एक चेंज होता है इवनिंग में। तो ऑन द इवनिंग ऑफ खुशवंत सिंह रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड द ग्रैंड मदर स्टॉप्ड प्रेइंग। दादी माँ पूजा करनी बंद कर देती है, चैंटिंग करनी बंद कर देती हैं, एंड सेलिब्रेटेड बाय सिंगिंग सॉन्ग्स विद नेबरहुड वुमेन। और क्या करती है? ड्रम लाती हैं और बहुत सारा सेलिब्रेशन करती है, गाना बजाना करती हैं। डिस्पाइट फैमिलीज एडवाइस टू रेस्ट। इनफैक्ट वो लोग कहते हैं कि अब आप रेस्ट कर लो, बहुत देर हो गया, बट फिर भी दादी माँ गाना बजाना करके एंजॉय करती हैं। वाई डिड ग्रैंड मदर नॉट हीड द एडवाइस ऑफ द फैमिली मेम्बर
टू रेस्ट टिल शी रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। क्यों दादी माँ बात नहीं मानती है सब लोगों की, जब वो कहते हैं कि अब आप रेस्ट कर लो, आपको आज बुखार आ गया, आप रेस्ट करो, आप कल तक ठीक हो जाओगे, बट वो कहती है नहीं, मेरे को मेरी जो है आप मेरे को लीव करो, मेरे को अकेला छोड़ दो। और वो जो है लेट जाती हैं और अपना चैंटिंग कर रही होती है, उन्हें पता होता है कि उनका आखिरी वक्त है, तो यही आपको बताना है। तो ग्रैंड मदर बिलीव्ड हर डेथ वॉज एमिनेंट, एमिनेंट मतलब होनी ही है, एंड वॉन्टेड टू स्पेंड हर रिमेनिंग टाइम इन प्रेयर्स नॉट वेस्टिंग इट ऑन रेस्ट। तो वो चाहती थी कि आखिरी समय में मैं भगवान का नाम लूँ, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कहती है कि अब तो मुझे अकेला यहीं पे लीव कर दो, क्योंकि अब मेरा समय जाने का हो गया है। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। तो जो है स्पैरोज ने कैसे शोक मनाया था, तो व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड द स्पैरोज हु वर फॉन्ड ऑफ बीइंग फेड ब्रेड क्रम्स, तो वो स्पैरोज जिनको ब्रेड क्रम खाना इतना पसंद था, डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स एंड फ्लू अवे विदाउट ईटिंग देम। तो उन ब्रेड क्रम्स को जिन्हें उन्हें खाना इतना पसंद था, तो नरेटर की मम्मी ने कुछ ब्रेड क्रम्स वहाँ वरांडे में रखे थे, बट वो उन्हें नहीं खाती हैं उस दिन। इन दिस वे दे एक्सप्रेस देयर सॉरो एट हर डेथ, और इस तरीके से उन्होंने अपना सॉरो, अपना दुख दिखाया एट हर डेथ। हाउ डिड ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर हर डेथ। जस्ट बिफोर हर डेथ दादी माँ ने क्या क्या करा था, तो ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड अ फेयर इनफ आइडिया अबाउट हर अपकमिंग डेथ। उन्हें पता चल गया था वो मरने वाली हैं। देयरफॉर शी डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट इवन सिंगल सेकेंड टॉकिंग टू हर रिलेटिव्स, तो वो उनसे बात नहीं करती हैं, बट इंस्टेड रिसाइटेड प्रेयर्स एंड टोल्ड द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और वो चैंटिंग करती हैं। She gave a clear sign to her family that she was no longer interested in talking to them. Clear sign दे देती है वो कि अब मेरा आखिरी वक्त है, मुझे भगवान का नाम जपने दो, ठीक है। What is significance of sparrows in grandmother's life? Sparrow की क्या significance है दादी माँ की लाइफ में। तो when the grandmother moved to city, she dedicated half an hour each day to feeding sparrows. तो पहले बताओ sparrows और उनका रिलेशन क्या था, आधे घंटा वो sparrows को खाना खिलाती थी डेली। These birds became familiar with her and visited her veranda daily, और वो चिड़िया रोज उनके वरांडे में आती थी। This interaction brought her great joy, तो वो उन्हें खुशी देता था उस समय में जब वो अपने पोते से दूर हो रही थी। After her death from a brief illness, thousands of sparrows gathered in the veranda, quietly sitting near her body and ignoring the breadcrumbs offered by Narita's mother, your author's mother. Their behavior was a silent tribute to their bond. Okay, next question. Grandmother never complained about anything. ये important question है। Grandmother never complained about anything. Her patience was beyond any measure. उनका बहुत ज़्यादा पेशेंस था उनके अंदर। Mention any two instance. दो इंस्टेंस बताओ जहाँ तुमने देखा हो कि दादी माँ बहुत पेशेंट, बहुत सब्र था उनके अंदर, चीख चिल्लाहट नहीं करती थी, अपना गुस्सा नहीं दिखाती थी। तो टू इंस्टेंसेस क्या है, वाइल फीडिंग द स्पैरोज, जब उनके सर पे बैठ जाती थी स्पैरो, यहाँ बैठ जाती थी, तो वो कोई ऐसे शू शू करके उन्हें हटाती नहीं थी कि हटो हटो, नहीं, वो बहुत खुश होती थी, पीसफुल रहती थी। एंड नेक्स्ट, शी रिमेन काम एंड कंपोज्ड व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन विदाउट एनी साइन ऑफ डिस्ट्रेस। उन्हें पता था कि मेरे बेटे अगर बाहर पढ़ने गया तो वो उसके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसमें उन्होंने अपना दखल अंदाजी नहीं करी, एंड वो उन्हें वहाँ तक छोड़ने भी गई थी, ठीक है। The grandmother herself was not formally educated but was serious about author's education. How does the text support this? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो ग्रैंडमदर खुद एजुकेटेड ज़्यादा नहीं थी, बट फिर भी देखो वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन की अपने पोते का ध्यान रखती थी। कैसे पता चलता है तुम्हारे को, चलो देखते हैं। तो दो द ग्रैंडमदर वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, शी वॉज डीपली इन्वेस्टेड इन ऑथर्स एजुकेशन। वो उनके एजुकेशन में बहुत ध्यान रहती थी। शी कुड रीड स्क्रिप्चर्स एंड अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग। वो खुद तो स्क्रिप्चर्स रीड करती थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखी थी, वो स्क्रिप्चर्स भी पढ़ती थी, बट उन्हें स्कूल पे बहुत ध्यान था उनका अपने पोते के लिए। जब वो लोग कहाँ रहते थे, जब वो लोग गाँव में रहते थे, तो वो तैयार करके सुबह टाइम पे अपने पोते को स्कूल ले जाती थी। और जब वो इंग्लिश स्कूल में गए तो भी देखो उन्होंने पूछा बच्चे से घर आके क्या क्या पढ़ाया गया तुम्हें स्कूल में, इवन दो वो अलग बात है जो उन्हें पसंद नहीं आया क्या पढ़ाया जा रहा है, बट वो हमेशा उनकी पढ़ाई पर ध्यान रखती थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, लिटरली मैं कह रही हूँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से तुम्हें सारे आंसर्स बन जाएंगे। एंड ये कर लिए मतलब बस, अभी तुम अगर स्टार्टिंग में इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने ये जब सीरीज़ लॉन्च करी है फाइनल एग्जाम तक, अगर ये 10-12 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, आई थिंक 20 क्वेश्चन है, अगर ये तुमने नोटबुक पर लिखे हुए हैं ना, ये समझ लो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे इंग्लिश में, ठीक है। What are the 3 phases of खुशवंत सिंह एंड ग्रैंडमदर्स लाइफ? 3 फेज में आपको उनकी लाइफ को बताना है, ठीक है। तो द ऑथर रिलेशनशिप विद ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट टू स्टडी अब्रॉड इवॉल्व थ्रू डिस्टिंक्ट फेजेस। पहला फेज है अर्ली चाइल्डहुड का, दूसरा है मूविंग टू सिटी, तीसरा है यूनिवर्सिटी लाइफ का। तो पहले फेज की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज। शी केयर्ड फॉर हिम, वो उनका ध्यान रखती थी एक्सटेंसिवली
फ्रॉम वेकिंग अप एंड प्रिपेयरिंग हिम फॉर द डे टू अकम्पनिंग हिम टू स्कूल। तो सुबह उठाना, खाना खिलाना, तैयार करना, नाश्ता कराना, स्कूल छोड़ के आने तक, स्कूल में साथ में टाइम स्पेंड करने तक। देयर बॉन्ड वॉज स्ट्रॉन्ग एंड मार्क्ड बाय अ डीप फ्रेंडशिप। तो उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। नेक्स्ट फेज आता है मूव टू सिटी। तो when the author and his grandmother relocate to city to live with his parents, their relation changed significantly. उसके बाद उनका रिलेशन चेंज हो जाता है। They had less time to spend together, which affected their close bond. तो अब नेक्स्ट इफेक्ट आ जाता है। तीसरा इफेक्ट क्या है? As the author began university and was given his own room, their connection diminished. The grandmother, now alone, turned to wheel spinning and reciting prayers, accepting her solitude with quite resignation. ठीक है, अब इसका एक फोर्थ उनका भी फेज है। वो क्या है? जब वो अब्रॉड चले जाते हैं और अब्रॉड से वापस आते हैं तब क्या होता है। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको वो 3 फेजेस बताने हैं बिफोर ही लेफ्ट टू स्टडी अब्रॉड। तो क्वेश्चन में रीड कर लेना, ठीक है। विद दिस गाइज वी हैव तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन को नोटबुक में आप लिख लीजिए बहुत ध्यान से। वीडियो को फिर से स्टार्ट कर लो, पॉज कर लेना और सबको लिख लो अब कॉपी के अंदर। रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर लर्न भी हो जाएंगे। और ये आंसर लर्न हो गए, समझ में आ गए, तो दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर से, वो तुम बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके जी, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे। और अगर अभी तक तुमने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाके इस चैप्टर को भी पढ़ लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तुम लोगों के लिए प्लेलिस्ट लगा दी है क्लास 11th इंग्लिश के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का भी और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।